हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। इस वीडियो लेक्चर में बेटा मैं क्लास 9th का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 3 अक्टूबर 2022 यानी आज ही। तो देखते हैं कक्षा 9 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपने अगर पेपर कर लिया है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने सैम्पल पेपर में डाले थे। तो इस तरह के और भी वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी फाइनल एग्ज़ाम में इस तरह आपको मदद मिलती रहे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वही इंस्ट्रक्शंस हैं सारी। ये आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है। 1 से 15 तक एक एक नंबर, 16 से 18 2-2 अंक और 19 से 21 3 अंक और 22वां और 23वां 5 अंक का है हमारा जो है क्वेश्चन। तो जल्दी से देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से अपरिमेय संख्या होगी द इर्रेशनल नंबर 3/5 0.2। भाई 3/5 परिमेय संख्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। 0.2 का मतलब 2/10 है, परिमेय संख्या है। वर्गमूल 16 का वर्गमूल करोगे 4 आएगा, वो भी परिमेय संख्या है। तो बच क्या गया? ये बच गया हमारा 1.10 100 100। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 10 100 बिल्कुल इसी टाइप का सेम क्वेश्चन तो नहीं डाला था मैंने, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सैम्पल पेपर का पहला ही क्वेश्चन दिया था। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका आंसर कौन सा है? थर्ड है। यदि Px बराबर x घटा 1 ब्रैकेट x जमा 1 है तो P2 का मान क्या होगा? इफ़ Px इज देन द वैल्यू ऑफ P2। तो ये देखिए भाई, बहुत ही सिंपल सा पेपर, इतना आसान पेपर। x - 1 x + 1, x की जगह 2 रख दो। 2 - 1 2 + 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 एकम 3। आपका आंसर आएगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये भी। तीसरा प्रश्न है, x बराबर 4 y बराबर 9 किस समीकरण का हल है? विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच लीनियर इक्वेशन। आपने क्या करना है, सभी समीकरणों में x की जगह 4 और y की जगह 9 रख के देखना है। तो मैं पहला ही समीकरण पकड़ती हूँ। पहला समीकरण है 2x जमा y बराबर 17। मैंने रखना है x की जगह 4 और y की जगह 9। रख के देखो, 2 ब्रैकेट में 4 जमा 9 बराबर 17। 4 दूनी 8 जमा 9 बराबर 17 और ये 9 और 8 कितना होता है? तो 17 बराबर 17 आ गया। यानी पहले ही समीकरण को इसने संतुष्ट कर दिया। तो ये जो वैल्यू हैं ये पहले ही समीकरण का हल हो जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सैम्पल पेपर में डाला था। 2 अलग अलग बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजरती हैं? तो 2 अलग अलग बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 5, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने 2 आसन कोणों का योग। रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स। भाई ये लाइन है और इस पे ये किरण खड़ी है। लाइन का नाम है AB, किरण का नाम है L। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? अरे ये पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा। कितने डिग्री का आ जाएगा? 180 डिग्री। तो 5वें का आंसर हो जाएगा 3। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर, इफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? 2 भुजाएं समद्विबाहु आइसोसेलेस। सेम क्वेश्चन मैंने दिया था सैम्पल पेपर में आपको। ठीक है, आगे बढ़े। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और सारे कोण 90 डिग्री के हों, वह क्या कहलाता है? भाई इससे आसान पेपर ना बन नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बनाती इससे आसान। इतना आसान नहीं था मेरा सैम्पल पेपर भी। चारों तो भुजा बराबर हैं, ठीक है, और चारों ही कोण 90 के हैं। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो 7वें का उत्तर हो जाएगा वर्ग। हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल S S - A S - B S - C। बिल्कुल सिंपल है। बहुपद 9वां प्रश्न, Px बराबर 3x घटा 2 का शून्यक द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x - 2। देखिए, जब भी ऐसे आपको कोई पोलिनोमियल दे रखा है और आपने उसका जीरो या शून्यक ज्ञात करना है तो उसको इक्वल टू जीरो कर दो। उसको इक्वल टू 0 कर दो तो 3x बराबर 2 आ जाएगा और x की वैल्यू 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 आ जाएगी। तो 2/3 देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर 2 है। 10वां प्रश्न बहुत आसान। एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 11 पर। ये भी मैंने सैम्पल पेपर में डाला था। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बिल्कुल सत्य है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप सारी की सारी प्राकृत संख्याएं लिख लो, कौन कौन सी हैं, नेचुरल नंबर्स राइट कर लो 1 2 3 4, और फिर आप पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स लिख लो।
और अब आप देखो 1 यहाँ है 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, जितने भी नंबर हैं सारे यहाँ हैं, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यह सत्य है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज मोर देन द थर्ड साइड, ये भी बिल्कुल सत्य है। 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा तभी हमारा त्रिभुज बन सकता है। प्रश्न संख्या 13, समीकरण 2x जमा 1 बराबर x जमा 3 का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इक्वेशन है 2x + 1 = x + 3। x को इधर ले आओ, 2x पहले से है, 3 वहाँ है, 1 को राइट में ले जाओ, 2x में से x गया, 3 में से 1 गया, 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 2। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर हो। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 2 है, तो √3/4 गुणा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 से 4 कटकर वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देखिए दिख रहा है ना आपको, हाँ, वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा आंसर आ जाएगा। एक ठोस की खालिस्तान विमाएँ होती हैं। ठोस क्या होता है? घन, घनाभ। इनकी कितनी विमाएँ? विमाएँ का मतलब डायमेंशंस। ए सॉलिड हैज़ डैश डायमेंशन, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो 3 विमाएँ होती हैं। जब भी हम किसी घनाभ की ईंट की बात करते हैं तो उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तो हमेशा 3 विमाएँ होती हैं। तो ये आपके एक नंबर के 15 क्वेश्चन थे। 16 पर आ जाते हैं। 1/वर्गमूल 7 घटा वर्गमूल 6 के हर का परिमेयीकरण करो। रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। बहुत ही सिंपल पेपर भाई, इससे आसान पेपर, ये तो आधे घंटे का पेपर है आपका। इसको लिखा, परिमेयीकरण करना है तो इसी को दोबारा लिखकर इसके अपोजिट साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे √7 + √6 आएगा। नीचे ध्यान दो, a - b a + b, ये हो जाएगा a² - b²। तो ऊपर आएगा √7 + √6, स्क्वेयर से अंडर रूट कट के 7 आएगा, स्क्वेयर से अंडर रूट कट के 6 आएगा, 7 में से 6 गए, 1 आएगा। तो इसका आंसर सिंपल क्या बच जाएगा? √7 + √6। नीचे जो 1 है उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, समीकरण 2x जमा y बराबर 7 के 2 हल ज्ञात करो। फाइंड द 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + y = 7। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसके 2 हल ज्ञात करने हैं। एक बार x को 0 रख लो, माना x बराबर है 0, तो 2 ब्रैकेट 0 + y = 7। 0 को 2 से गुणा करोगे 0 जमा y बराबर है 7, तो y बराबर है 7। जब हमने x को 0 लिया तो y 7 आ गया, तो ये आ गया एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए y को 0 मान लो, माना y बराबर है 0 समीकरण 1 में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 में y बराबर है 0 रखने पर, पुटिंग y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2x जमा 0 बराबर है 7, 0 जोड़ोगे तो 2x बराबर है 7, x निकालना है तो 2 राइट में चला जाएगा, 7/2। तो x की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू 0। ये 2 हमारे इस समीकरण के हल आ गए हैं। ज़रूरी नहीं है आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करे, आप x की जगह 1 भी ले सकते थे, बहुत सारे सॉल्यूशन x की जगह 2 भी, और इस तरह आप अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने सैम्पल पेपर में डाला था, मैंने 3 मार्क्स में डाल दिया था, फिर मैंने बोला भी था कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 में इसके सभी कोण ज्ञात करो। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए जो क्वेश्चन मैं सैम्पल पेपर में करा चुकी हूँ उनके जस्ट मैं यहाँ आपको हिंट्स देने वाली हूँ बस, कि हमारे जो चतुर्भुज के चारों कोण हैं उनका ये अनुपात है। तो मैंने आपको बोला था माना चतुर्भुज का अनुपात हटाने के लिए हम अनुपातिक स्थिरांक यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेते हैं। पहला कोण आ जाएगा 3x, दूसरा आ जाएगा 5x, तीसरा आ जाएगा 9x और चौथा कोण आ जाएगा बेटा जी 13x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप इनको जोड़कर 300, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये सेम क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर में करवा दिया था, तो प्रॉपर मेथड आप वहाँ से देख सकते हो। 13 और 9 22 और 5 27 और 3
30x बराबर है 360, 0 से 0 कट गई। x बराबर है 36/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 12। x की वैल्यू को वापस यहाँ रखेंगे तो हमारे पास चतुर्भुज के चारों कोण आ जाएंगे। पहला कोण होगा 3x यानी कि 3 गुणा 12, 12 3 36 डिग्री। इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ नहीं लिखना, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, बस इतना लिखना है। तो सेकंड एंगल हो जाएगा 5x, 5 गुणा 12, 12 5 60। तीसरा कोण हो जाएगा भाई 9x यानी कि 9 गुणा 12, 12 निम्मा 108। और जो चौथा कोण है बेटा जी वो है आपका 13x यानी 13 गुणा 12, 12 3 36, 12 एकम 12 और 3 15। और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 है तो ये 3 नंबर का। अगर हम इसे शेषफल प्रमेय से करते हैं तो ये 2 ही 3 लाइन का क्वेश्चन है हमारा। एक मैं आपको ये बता दूं कि ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। ये है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x घटा 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है उसे हम px नाम देंगे, माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। और जो छोटा पोलिनोमियल है जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है, उसको gx नाम देंगे। हमें शेषफल ही ज्ञात करना है तो हम यहाँ शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और हम क्या करते हैं कि gx को रख देते हैं 0 के बराबर। तो x घटा 1 0 के बराबर रखा तो x का मान 1 आ जाएगा। अब जब आप इस x की वैल्यू को 1 इसमें रखोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपका शेषफल प्रमेय होगा। x बराबर 1 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ रखा, ध्यान देना, 3 गुणा 1 की पावर 4, 4 गुणा 1 की पावर 3, 3 गुणा 1 घटा 1, 3 ब्रैकेट 1, 4 ब्रैकेट 1 माइनस 3 माइनस 1, 3 घटा 4 घटा 3 घटा 1। ध्यान देना भाई, 3 से 3 कट गया, माइनस का 5 आ गया। ये जो माइनस का 5 है ये आपका शेषफल है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः शेषफल प्रमेय से, बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से जो हमारा शेषफल है वो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। तो वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको ना लॉन्ग मेथड से भी आपको बताना चाहूँगी। 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से। जब हम डिवाइड करते हैं तो अब हमने ये देखना है कि कितने पे चलाना है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि इस फर्स्ट टर्म को ले लो, रफ में लेना है, 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x, इससे इसको काटो तो ये 3x क्यूब बनेगा। तो आपने इसको यहाँ 3x क्यूब पे चलाना है, 3x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करना है 3x की पावर 4 और इसको 1 से करना है तो माइनस 3x क्यूब। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस साइन को भूल जाओ, माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 3, माइनस 4 प्लस 3 माइनस x क्यूब। ऊपर से सारी टर्म आपने यहाँ पर उतार लेनी है। अब इसको चलाना है यहाँ, तो इसकी फर्स्ट टर्म ले लो माइनस एक्स क्यूब और उसको x से डिवाइड करो। एक्स क्यूब x से डिवाइड होगा तो x स्क्वायर बचेगा माइनस का, तो यहाँ लगा दो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भूल जाओ। माइनस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ कहीं नहीं है तो अलग लिख देंगे। अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर ये पहले बड़ी पावर है तो इसको आगे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लेंगे माइनस 3x माइनस 1। अब माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो तो फिर माइनस x आएगा, तो ये माइनस x पे जाएगा। माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x को 1 से करो तो माइनस माइनस प्लस का x आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1, इसको 4 पे चला दो, माइनस 4 पे, माइनस 4 को x से करोगे तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस ये प्लस, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, ये हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, जो बच्चा जैसे करना चाहे वैसे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल, दी गई फिगर में पी ओ क्यू एक रेखा है, एंगल है भाई, ये एंगल का साइन है, ध्यान देना। एंगल पी ओ आर 4x है,
QOR 2x है तो x का मान ज्ञात करो। इन दिस फिगर POQ इज स्ट्रेट लाइन और ये एंगल 4x है, ये 2x है तो x की वैल्यू निकालो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर तो डिजर्व भी नहीं करता ये क्वेश्चन। ये एंगल 4x है और ये एंगल 2x है। एंगल POR जमा ROQ पूरा एंगल कितने का बन रहा है, कितने का बन रहा है, 180 का। एंगल POR प्लस एंगल ROQ 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। तो ये कितना है 4x, ये कितना है 2x, 180, 6x बराबर है 180, 6 को नीचे ले आओ, 180 बटा 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 हो गई, एंगल दोनों बता दो। करना क्या है x, अरे ये तो कुछ भी नहीं करना, x का मान निकालना था, ये तो हमने निकाल दिया तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब क्या ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सिंपल था। चलिए 21 पे आ जाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 122, 22 एंड 120 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो माना त्रिभुज का नाम नहीं है तो हम भी ऐसे ही लिख देते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। एक ए ले ली 122 मीटर, एक बी ले ली 22 मीटर, एक सी ले ली 120 मीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अर्ध परिमाप S, यानी A जमा B जमा C बटे 2, 122, 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6, 1 और 1 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 132 आ जाएगा अर्ध परिमाप। ठीक है, अब यहाँ लिख दो हीरोन के सूत्र द्वारा, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं शॉर्ट में करा रही हूँ भाई, आपको पहले बता दूँ। तो S ये फॉर्मूला आ चुका है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडर रूट। S 132, 132 में से फर्स्ट साइड माइनस करेंगे 122, 132 में से 22 माइनस करेंगे और 132 में से 120। तो 132 गुणा, इसको 132 में से 22 माइनस करो भाई 10, 0 110 और ये आ जाएगा 2 और 1 12। इनके हमने करने हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य ना भी करो, डायरेक्ट भी कर लो तो भी देखो 132 का मतलब होता है 12 गुणा 11, 10 को मैं 10 ही रख रही हूँ, ये हो गया 11 गुणा 10 गुणा 12। मैंने आगे टुकड़े नहीं किए। आप देखो अब यहाँ 12 2 बार आ रहा है, 11 2 बार आ रहा है और 10 भी 2 बार आ रहा है। अंडर रूट में से पेयर बाहर आता है तो वो सिंगल हो जाता है। तो ये 10 एक बार आएगा, 11 एक बार आएगा और 12 एक बार आएगा। 12 और 11 की प्रोडक्ट 132 132 होती है और उसको 10 से करोगे तो 1320 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वेयर आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब रह गए हमारे 2 क्वेश्चन, 2 की बजाय 4 रह गए क्योंकि दोनों में चॉइस गिवन है। 22वां, एक समचतुर्भुजाकार घास, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास का कितना क्षेत्रफल, घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? हीरोन्स का फॉर्मूला, समचतुर्भुज रोम्बस क्या होता है, ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो सारी की सारी साइड्स कितनी हैं, 30 मीटर हैं। ठीक है, ये एक खेत है, इसमें 18 गायें चर सकती हैं तो एक गाय के हिस्से में कितना खेत आएगा, कुछ भी नहीं करना, पूरे फील्ड का एरिया निकाल दो और उसको 18 से डिवाइड कर दो। लेकिन एरिया कैसे निकालें, हमें ये दे रखा है 48। ध्यान देना, ABCD इज़ ए रोम्बस। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ये सारी बातें आपने लिख लेनी है। AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA कितना है 30 मीटर और जो बड़ा विकर्ण है वो कितना है 48 मीटर है। तो AC हमारा कितना हो गया 48 मीटर। अब ये ध्यान दो कि 2 ट्राइंगल बन रहे हैं और देखो इसकी साइड 30 30 48 है, इसकी भी 30 30 48 है। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा और उसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक गाय के हिस्से में कितना खेत आ रहा है। तो
तो इसकी जो भी स्टेटमेंट है वो आप लिख लेना। ABCD एक समचतुर्भुज है, ये चारों भुजाएं हो गई। त्रिभुज ABC में अब हम यहाँ लिखेंगे, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं ले ली, तो एक को A नाम दे दिया, ठीक है, एक को B नाम दे दिया और एक को C नाम दे दिया, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले लिया। तो जो सेमी पेरीमीटर है, अभी अभी मैंने सारा फॉर्मूले से पिछला क्वेश्चन करा है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ आपको मोटा मोटा सॉल्यूशन बता रही हूँ, प्रॉपर मेथड से आप कर लीजिएगा। 8, 3 और 3 6 और 4 10 बटे 2, 2 5 10, 2 चौके 8, 54 मीटर आ जाएगा। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम ले लेते हैं हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो वही फॉर्मूला फिर से आ गया है, S माइनस बी का अंडर रूट 30, नहीं 30 नहीं भाई, कहाँ चली गई मैं, 54, ठीक है, 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 48, तो 54, 54 में से 30 गए 24, फिर 24 और 6 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं भैया, तो प्राइम फैक्टर करो, प्राइम नहीं करते हो तो 9 6 54 आप इसको कर सकते हो। 9 6 54 होता है, तो 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, ठीक है। 24 के टुकड़े करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24, और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24, और 6 के भी हो जाएंगे 3 गुणा 2। सब के मैंने प्राइम फैक्टर्स कर दिए हैं। अब ये आपको काउंट करना पड़ेगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है, तो 2 कितनी बार बाहर आ जाएगा, 4 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 बार आ रहा है, तो 3 कितनी बार बाहर आ जाएगा, 3 बार। ये पूरे खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 निम्मा 144 हो जाएगा, तो 144 मीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। लेकिन हमारे पास जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकालना है, तो अब आप यहाँ लिख दो, समचतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो दुगना है किससे, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से। ABC का कितना, 144, तो 2 चौके 8, 288 वर्ग मीटर स्क्वायर पूरे खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब ये कहता है कि इस खेत में 18 गायें चर रही हैं, तो एक गाय के हिस्से में कितना खेत आएगा, प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए प्राप्त क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 288 बटे 18, 18 एकम 18, भाग कर लेना, 108 आएगा, तो 18 छिक्का 108, 16 वर्ग मीटर एरिया एक गाय को मिलने वाला है चरने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। इसका जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है उसको देखते हैं भाई। अब हम इसका ऑप्शनल पार्ट, आकृति में POQ एक रेखा है, ठीक है, OR इस पर लंब है, तो जब ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 का है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, यहाँ से एक लाइन और जा रही है किरण। सिद्ध कीजिए कि एंगल ROS यानी कि ये वाला एंगल हाफ है एंगल QOS माइनस एंगल POS। इस कंप्लीट एंगल और इसका हाफ है। थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। इन दिस फिगर POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे, देन प्रूव दिस रिजल्ट। तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल आपका 90 है, ये बीच में से एक लाइन जा रही है। हमें एक्चुअल में करना क्या है कि जो ये वाला एंगल है वो इसका और इसके डिफरेंस का हाफ है, ये हमने शो करना है। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर ट्रिक लगाने जा रहे हैं। क्या ट्रिक लगाने जा रहे हैं, वैसे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में है तो आप सारा लिख लेना। दिया है, मतलब गिवन क्या है कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, सारा हमें लिखना पड़ता है भाई 5 नंबर में। दिया है, क्या दिया है, POQ एक रेखा है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एंगल ROQ कितना है, 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि OR लंब है किस पर,
P क्या ऊपर, ठीक है। OS एक किरण है, OS एक किरण है। थोड़ा सा प्रभावी बनाना पड़ता है भाई क्वेश्चन हमें। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, जो रिजल्ट प्रूव करना है उसको हम लिख देंगे एंगल ROS। एंगल ROS हाफ है एंगल QOS माइनस POS का, ठीक है। अब इसके प्रूफ पे आ जाओ, प्रमाण पे आ जाओ। बहुत सिंपल प्रूफ है, तुम ये देखो, बहुत सिंपल प्रूफ है। देखो QOS देखना भाई, ध्यान से देखना, QOS ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है, ये देखो एंगल QOS, ये एंगल इससे और इससे मिलके बन रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल QOS बराबर है QOR जमा ROS, ठीक है, QOR जमा ROS, और इसको नाम दे दूँ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं ले लेती हूँ, कौन सा कलर लूँ भाई, अब मैं ब्लू ही ले लेती हूँ या पेंसिल ही ले लेती हूँ। अब देखो भाई तुम एक बार ध्यान से, अब देखो एंगल POS को, ठीक है। अगर मैं POR, ध्यान देना, हो तो रहा है बहुत बड़ा बड़ा, POR में से SOR या ROS को माइनस कर दूँ, इस एंगल को माइनस कर दूँ, तो ये बच जाएगा POS। भाई POS कैसे आएगा, इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दूँ, ठीक है। तो अगर एंगल POS कैसे आएगा, एंगल POR माइनस एंगल ROS, माइनस एंगल ROS। ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारी जो राइट साइड में प्रूव कर रहा है ना QOS था, तो इसको भूल जाओ। जो QOS है वो इन दोनों के सम से आ रहा है, फिर जो POS है वो इस बड़े एंगल और इस एंगल के डिफरेंस से आ रहा है। अब इन दोनों को हम यहाँ माइनस कर देते हैं, 1 - 2। अब हम इस समीकरण में से इसको माइनस कर देते हैं। इस रिजल्ट को मैंने यहाँ दोबारा राइट कर दिया लेफ़्ट में। अब इधर देखो, इसमें से इसको माइनस करो, QOS माइनस POS, ये QOR प्लस ROS माइनस POR माइनस ROS, ब्रैकेट्स खोल लो। एंगल QOR, ध्यान देना, प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POR और माइनस माइनस प्लस एंगल ROS। अब एक चीज़ को ध्यान देना, फिर से मैं डायग्राम पर ले जाती हूँ आपको। QOR POR देखना भाई, QOR 90 डिग्री है, POR 90 डिग्री है, तो QOR हो जाएगा 90 डिग्री। ROS दो एक जैसी चीज़ें जोड़ते हैं तो 2 बार आ जाएगा एंगल ROS, और ये भी कितना है, 90 डिग्री। यहाँ आपने लिख भी देना है QOR भी 90 डिग्री का है और POR भी 90 प्लस 90 माइनस कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना है, लेफ़्ट में चल रहा है QOS माइनस POS बराबर है दुगना ROS। 2 को लेफ़्ट में ले आओ तो बाहर आ जाएगा, और यही रिज़ल्ट था जो हमने प्रूव करना था, इज इक्वल टू एंगल ROS, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब हमारा केवल एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, x³ - 3x² - 9x + 5 के गुणनखंड ज्ञात करो, फैक्टराइज दिस वन। ठीक है, फैक्टराइजेशन के भाई इसके भी 2 तरीके हैं, तो मैं तो जनरली अपने स्टूडेंट्स को शॉर्ट तरीका एक बताती हूँ, उसी तरीके से मैं पहले आपको बता रही हूँ। -9x - 5, हम पीछे से शुरू करते हैं इस फैक्टराइजेशन को। ध्यान देना, पीछे से कैसे, लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखा -5, माइनस के आगे x है, x को राइट किया, और जो 9 है ना, 9 को 5 से फैक्टर करो, यानी 9 के ऐसे टुकड़े करो जिसमें 5 आ जाए। तो 9 को मैं 4 × 5 लिख दूँ, 9 की जगह मैं 4 × 5, फिर ध्यान दो मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ, -5 एज इट इज़, x एज इट इज़, 9 की जगह मैंने 4 × 5 लिख दिया ब्रैकेट लगा के, और उसके आगे लगा दिया माइनस, उसके आगे लगा दिया x²। अब ध्यान देना, अब 3 नहीं लिखना है, यहाँ पर कहाँ ख़त्म हो रहा है, 4 पे, 5 का तो 5 से मैच हो गया। अब यहाँ 3 को ऐसे फैक्टर करना है कि उसमें 4 आ जाए, तो 4 में से 1 घटा दो, 3 की जगह 4 घटा 1 लिख दिया मैंने,
फिर माइनस और फिर एक्स क्यूब। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है फैक्टराइजेशन करने का। लास्ट टर्म एज इट इज़ होती है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है। हम इसको तोड़ेंगे 9 को 5 से, तो 4 जमा 5 और 3 को लिखेंगे 4 माइनस 1, ब्रैकेट खोल लो। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस 5x और माइनस 5। अब क्या करो, आप टर्म्स को अरेंज कर लो। कैसे? इन दोनों को इकट्ठा ले लो और इन दोनों को इकट्ठा ले लो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर एक साथ ले लिया, माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से देखो ध्यान से, एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, x जमा यहाँ x बच गया, यहाँ 1 बच गया। इन दोनों में से 4 x कॉमन आ रहा है, तो 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो x बचा माइनस माइनस प्लस का 1। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो x जमा 1। अब आपके पास 3 टर्म है, तीनों में x प्लस 1 है, तो तीनों में से मैंने x प्लस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ x प्लस 1 कॉमन आके एक्स स्क्वेयर बच गया, x प्लस 1 कॉमन आके माइनस 4x बच गया और ये माइनस 5। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसको स्प्लिट करना है पार्ट्स में हमने। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। x प्लस 1 मिडल टर्म को तोड़ना है, जोड़ो या घटाओ तो 4 आए और गुणा करो तो 5 आए, तो 5 एकम 5 और 5 में से 1 गया 4, तो एक्स स्क्वेयर माइनस, ध्यान देना है भाई, 4 की जगह मैंने लिख देना है 5 घटा 1 और 5 एकम 5 और माइनस 5। चलें आगे, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x और माइनस 5। चलूँ आगे, तो x प्लस 1, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 5, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 आएगा इंटू एक्स माइनस 5। दोनों में से x माइनस 5 फिर कॉमन, देखो x प्लस 1, x माइनस 5 यहाँ भी है तो यहाँ से कॉमन लिया तो इधर तो x बचेगा और इधर 1। x प्लस 1 2 बार आ रहा है तो आप इसको x प्लस 1 का स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 5 भी लिख सकते हो और ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। कई क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ बस, कि पॉलिनोमियल ले लिया हमने, इसी को दोबारा से ले लिया और इसमें अब हम बारी बारी से 1 माइनस 1, लास्ट टर्म जो होती है ना 5 के फैक्टर कर लेते हैं, 1 गुणा 5 माइनस 1 गुणा माइनस 5। पहले इसमें 1 रख के देखेंगे, फिर माइनस 1 रख के देखेंगे, फिर 5 रख के देखेंगे माइनस 5। जो भी इसको 0 बना देगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। फिर हम इसको x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइजर आएगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, या x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, कई बच्चों को डिवीजन आता नहीं है, तो मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ये है बेटा 23 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन मैंने भी सैम्पल पेपर में दिया था, तो सॉल्यूशन का वैसे बनता तो नहीं। ABC एक त्रिभुज है, BE इस पे लंब है, CF इस पे लंब है, तो हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE और ACF सर्वांग है और AB भुजा AC के बराबर। ABC इज ए ट्रायंगल विद एल्टीट्यूड BE एंड CF। ठीक है, तो हमें एक तो इधर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है और AB को AC के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं सैम्पल पेपर में करवा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन आपको समझाया था। तो मैं अब इसका केवल आपको मोटा मोटा हिंट देने वाली हूँ। दिया है, सिद्ध करना है, गिवन, टू प्रूव, ये सब आप अपना कर लेना। ठीक है, तो अभी एक बार मैं दोनों ट्रायंगल्स में कलर तो ज़रूर कर दूँ जिनको आपने सिमिलर प्रूव करना है। एक तो ये वाला ट्रायंगल है पूरा, ठीक है, समझ रहे हो आप, ट्रायंगल ABE जो कि रेड कलर में है, और ट्रायंगल ACF जिसको मैं पेंसिल से कलर कर रही हूँ। इन दोनों की मैं केवल तुलना करके दिखा रही हूँ, बाकी डिटेल आप सैम्पल पेपर वाले मेरे सॉल्यूशन से देख सकते हो। त्रिभुज ABE, ध्यान देना, तो अब मैं ऐसे चलूँगी, वह त्रिभुज ACF में क्या क्या बराबर है, एंगल A दोनों में कॉमन है, साझा है, कॉमन है। ठीक है, अब इसमें देखो, इधर रेड वाले त्रिभुज में BEA एंगल कितने डिग्री का है, 90 का, और इस त्रिभुज में CFA कितने का है, 90 का। दो एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, और तीसरी चीज़ बुक वाले ने कह रखा है कि ये BE और CF, ये जो शीर्ष लंब हैं, ये जो BE है और ये जो CF है, दोनों बराबर हैं।
BE किसके बराबर है, CF के, ये हमें गिवन है। तो साइड एंगल साइड, हाँ भाई, एक एंगल दूसरा एंगल और एक हमारी साइड इसमें आ जाती है। तो साइड एंगल सर्वांग समता नियम से जो दोनों त्रिभुज हैं वो हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी संगत भुजाएं सभी बराबर होंगी। तो AB की लंबाई किसके बराबर आ जाएगी, AC के बराबर आ जाएगी, CPCT। जिन बच्चों को लग रहा हो कि ये पेपर मैंने बहुत जल्दी में करा दिया ये वाला क्वेश्चन, तो आप मेरा सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देख लेना, उसमें भी लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने उसमें करवा रखा है। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।